इससे पहले के क्लास में हम भाग 2 तक समझ चुके थे। अब हम भाग 3 के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित विषयों के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकारों को, यह मौलिक अधिकार यह प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों को राज्य के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। यह व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ाता है लेकिन राज्य के अधिकारों को कम करता है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। मौलिक अधिकार के अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के जो अवधारणा है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब प्रश्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार के अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार के अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने मूल रूप से मौलिक अधिकारों को कुल 7 भागों में बांटा है, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित विषयों पर चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं या क्या क्या आएंगी, उसे राज्य के अंतर्गत परिभाषित किया गया। राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं संसदीय सभी राज्य के अंतर्गत आएंगी। सभी प्रांतीय सरकार एवं विधानमंडल राज्य के अंतर्गत आएंगे। भारतीय संघ में शामिल सभी स्थानीय निकाय एवं अन्य प्राधिकरण ये सभी मिलाकर राज्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमारे संविधान में केंद्र शब्द का प्रयोग न करके राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण एवं असंगत करने की विधियां शून्य होगी। इसका मतलब यह है कि वे विधि जो मौलिक अधिकारों को अल्प करती है तथा मौलिक अधिकारों से जो असंगत राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों से असंगत कोई विधि बनाई जाती है तो वैसी विधियां मान्य नहीं होगी। इसका मतलब है कि वैसी विधियां शून्य होंगी, अमान्य होगी। इसे अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समझ समानता एवं समान संरक्षण का अधिकार। इसका मतलब है कि यदि राज्य कोई कानून बनाती है तो कानून के नजर में सभी व्यक्ति एक समान होंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वे इस कानून का समान रूप से संरक्षण मतलब पालन करेंगे। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्यों के विभेद पर प्रतिषेध। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ न जन्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन की स्वतंत्रता, लोक नियोजन की समानता। यदि राज्य के द्वारा कोई भर्तियां निकाली जाती है तो उस भर्तियों को अर्जित करने के लिए सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत। हमारे संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह विशेष रूप से दलितों को समाज के द्वारा बहिष्कृत करने से रोकता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद इसका मतलब है कि हमारे संविधान ने सभी व्यक्तियों को एक समान स्तर पर लाने के लिए उनके द्वारा धारण किए गए उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले सामंत लोग अन्य प्रकार की उपाधियां धारण करते थे, जैसे सुल्तान की उपाधि, एकराट की उपाधि, छत्रपति की उपाधि। जो व्यक्ति युवाओं को सेना में भर्ती कराता था उन्हें सर्जेंट की उपाधि प्रदान किया जाता था, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इन सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया और केवल वे ही व्यक्ति उपाधि को धारण कर सकता है जो शिक्षा एवं सैन्य के छोड़कर अन्य उपाधियों को धारण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के पहला में कहा गया वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति
बिना डरे अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास यह स्वतंत्रता है कि यदि सरकार की आलोचना कर सकता है। अनुच्छेद 19 वह क्यों व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही मीडिया की स्वतंत्रता आती है। मीडिया की स्वतंत्रता के मीडिया के माध्यम से व्यक्ति मीडिया के माध्यम से ये कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना या उसके द्वारा बनाई गई गलत नीतियों का बहिष्कार कर सकता है। अनुच्छेद 19 के 2 में कहा गया है कि सभा करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए सभा का इकट्ठा कर सकते हैं तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 3 में कहा गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रत्येक विभागों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपना एक संघ बना सकते हैं। इसके लिए संघ का निर्माण किया जा सकता है। जैसे महिलाओं को संरक्षण करने के लिए महिला संगठन कार्य करते हैं, विद्यार्थियों की रक्षा करने के लिए विद्यार्थी संगठन का निर्माण किया गया है तथा वकीलों के संरक्षण करने के लिए वकील लोग अपना एक संगठन का निर्माण किए तथा व्यापारियों लोग अपने व्यापार की रक्षा करने के लिए एक व्यापार संगठन का गठन किए। अनुच्छेद 19 के 4 में कहा गया है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से मतलब बिना किसी बाधा पहुंचाए व्यापार कर सकता है। अनुच्छेद 19 के 5 में कहा गया है कि संचरण की स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वे भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम फिर सकता है तथा घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के 6 में कहा गया है कि निवास करने की स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वे किसी भी राज्य में जाकर वहां के निवासी बन सकते हैं तथा वहां की जमीनों को खरीदकर वहां के मूल निवासी बन सकते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध साबित हो जाता है तो इसके तहत भी अपराध सिद्ध व्यक्ति को भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, अपराध के समय का कानून लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति जब अपराध करता है तो उस समय उस अपराध की जो कानून है वही कानून उस व्यक्ति पर लागू होगा। एक ही अपराध के लिए एक अपराध की एक सजा, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो केवल उसे एक अपराध की केवल एक ही सजा दिया जाएगा। और 20 के 3 में कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब अपराधी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध की सजा को काट लेता है तो पुनः उसी अपराध के लिए उसे दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा।